करते हो, घटिया संस्कार। ठीक ठीक, मैं शशि सर, ये जो महाराष्ट्र में जितनी चीजें हैं अभी जो राजनीति देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई वो कांग्रेस मुक्त भारत, ये आप सब साथ साथ हैं, हम साथ साथ। एक प्रतिक्रिया इस पे मैं आज सभी के लेके फिर मैं दोबारा लौटा एक सवाल और। नहीं, 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत की यात्रा अब 2026 आते आते कांग्रेस युक्त भारत में भाजपा में बन चुकी है। अब भाजपा का पूरा लिस्ट आप निकाल लीजिए महाराष्ट्र का, है ना, देश का तो ठीक है अलग होगा, लेकिन महाराष्ट्र का भी देख लेंगे तो सारे कांग्रेसी जो है कद्दावर नेता, जितने भी कार्यकर्ता नेता है, वो सारे के सारे आज भाजपा में। जितने भी करप्शन वाले लोग थे, भ्रष्ट लोग थे, भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो सारे के सारे अभी भाजपा में। जितने भी तड़ीपार के लायक जो कार्यकर्ता लोग हैं, नेता लोग हैं स्थानीय स्तर के, वो सारे के सारे अभी भाजपा में। कुल मिलाकर देश की राजनीति के भीतर का सारा जो कूड़ा कचरा है वो आजकल भाजपा के भीतर जा चुका है। तो ये यात्रा हो गई है। तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को आभार व्यक्त करना चाहिए भाजपा का कि उन्होंने हमारे यहाँ का सारा जो गंदगी था वो साफ सफाई करके भाजपा में ले ली। अब इस बैकग्राउंड पर भाजपा के नेता जो है नैतिकता की भाषा बोल रहे हैं, मतलब ये बहुत ही हास्यास्पद होता है। जो देवेंद्र फडणवीस चक्की पीसिंग की बात कर रहे थे अपने अजित पवार को लेकर, या 70,000 करोड़ के घोटाले की बात मोदी कर रहे थे, वो अजित पवार लोकल इलेक्शन में खुल के बात कर रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर आरोप है, हम तो इनके साथ बैठे। ये अब बोल भी नहीं पा रहे, गोदी मीडिया के इंटरव्यू में भी ये नहीं बोल पा रहे कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इतनी इनकी हालत खराब है। तो लोकल स्थानीय स्तर पर मैं देख रहा हूँ भाजपा के भीतर के लोग, पहली बार ऐसा दिख रहा है कि देखिए लोकसभा चुनाव या उसके बाद की पीरियड में हमने देखा कि भाजपा के कार्यालयों पर कुछ जगह पर जनता ने आंदोलन किया, उन्होंने तोड़ा, है ना, लद्दाख वगैरह की घटना हम अगर देखें तो। महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता ही भाजपा का कार्यालय तोड़ रहे, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो इस तरह का गुंडागर्दी चलती है तो उसकी रिएक्शन स्वाभाविक रूप से भाजपा के भीतर से भी आ रही है। तो कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा था वो कांग्रेस युक्त भाजपा में तब्दील होते गया है। और कांग्रेस, अगर उनके भाषा में, भाजपा की भाषा में बात करूं कि कांग्रेस सभी गलत चीजों का अगर ये था, सिंबल था, तो सारी चीजें अभी भाजपा में आ चुकी है। तो भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं, ये भी तो एक सवाल है। और आखिरी, ये तो एक बात होगी, आखिरी बात तो ये है कि लोकतंत्र के भीतर मेरी बात चले, आपकी बात चले, सबकी बात चले, यही लोकतंत्र होता है। सही गलत लोगों को तय करने दे, यही आसान बात होती है। तो इतना एक सिंपल जो सीधी सादी बात है वो भाजपा और आरएसएस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो देखिए आप पार्टी के भीतर भी किसकी चलती है, किसकी बात सुनी जाती है ना। एक या दो ही व्यक्ति, उनका ही राज चला जा रहा है, वही बोलेंगे, वही करेंगे, वो करेंगे, वही नैतिक है, बाकी सब अनैतिक हो जाता है। तो कुल मिलाकर सारा मामला जो है, मैं ही अकेला चालाक हूँ, शाना हूँ, होशियार हूँ और बाकी सारी दुनिया बेवकूफ है, इस अहंकार की तरफ ये भाजपा के लोग जा चुके। तो इससे तो भाजपा ही भी नहीं छूट रहे ना। तो आगे क्या फिर, आगे ये सारे लोगों को आइसोलेट करना पड़ेगा, बचेंगे नहीं ये लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल बचेंगे नहीं। एक बात है, लेकिन जो ये है कि आप देखिए वो AIMIM, जिसको बी टीम कहते थे, पार्टी की, बीजेपी की बी टीम, अब तो ये खुला हुआ है। वो विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी का, तो आपने उसको भले ही शो कॉज नोटिस दे दिया या निलंबित कर दिया या व्हाटएवर, वो करते रहिए, लेकिन जो ये मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी है, ये कहीं इनको शायद ऐसा नहीं लगा होगा कि ये तो चुपके चुपके बाला बाला सब हो जाएगा, इतना एक्सपोज नहीं हो पाएगा मामला। खेल लो, स्थानीय सरकार के तो चुनाव है, नेशनल लेवल पर कहां जाएगा, चुटपुट उस गली मोहल्ले से खत्म हो जाएगा। तो अब ये झेप मिटाना, ये सब करना, लेकिन कुल मिलाकर सवाल वही है कि आप कहां चले जा रहे हैं सत्ता में बने रहने, सत्ता को पाने के लिए। तो आपका मन नहीं भरता आप यहां भी कि आपके पास में पूरा राष्ट्र है, आप माफ कीजिएगा, राष्ट्र तो है ही बीजेपी की अगुवाई में, लेकिन उस राज्य जिस महाराष्ट्र की हम बात करें, वहां आप हो, आप सबसे बड़ा दल हो, सबसे बड़ा आप मुख्यमंत्री आपका, तो फिर ये सब उठा पटक हुआ पर आप इतना ये आपके जनता को मूर्ख समझिए कि बिल्कुल मूर्ख है, निरी मूर्ख, करते जाइए जो कुछ करना है। संजीव जी देखिए, यहाँ ये आकोटा की आप बात कर रहे हैं MIM की और बीजेपी की। देखिए MIM जो है हम मान रहे हैं कि बी टीम, लेकिन जो सबसे बड़ा विपक्ष माना जाता था, जिसको कहा जाता है कि वो राष्ट्र के अंदर उसकी अपनी पावर है कांग्रेस की,
अंबरनाथ के अंदर जो इलेक्शंस होता है बारह उसके बारह अंदर पार्षद 60 बारह सीटें, पार्षद 12 पार्षद 12 पार्षद उनके भी। ठीक है, उसमें से 27 सीटें जो है वो मिलती है एकनाथ शिंदे को। उसके बाद जो बीजेपी है उसको 12 जो मिलती है कांग्रेस को। पहले कल जो 24 घंटे पहले जो है वो अचानक ये बताया जाता है कि बीजेपी कांग्रेस साथ आ चुकी है और उसको नाम दिया गया अंबरनाथ विकास आघाड़ी का। जी हाँ, लेकिन जी हाँ। 24 घंटे के बाद में अचानक हम देखते हैं कि वो सारे ही सारे 11 लोग जो है वो सीधे उठ करके चले जाते हैं बीजेपी। उसकी वजह ये है कि एक तो कांग्रेस का जो अपना नेतृत्व है वो उससे लोग खुश नहीं है, और यहाँ इंटरनल जो राजनीति है वो तो है ही। लेकिन उससे बड़ा जो बीजेपी ने खेल किया है, उनको पता है कि अगर एकनाथ शिंदे की ताकत नगर पालिका, नगर परिषद या महानगर पालिकाओं में बढ़ती है, तो आने वाले इलेक्शंस के अंदर 2029 के अंदर जो सबसे बड़ी चुनौती रहेगी वो सीट शेयरिंग को लेकर के रहेंगी। इसलिए बीजेपी ये पूरा खेल जो है लगातार करती जा रही है। और इसके अंदर अब एक तरीके से कांग्रेस को कमजोर करना कहे या अपने आप को ताकतवर बनाना कहे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अब जो यहाँ पर आया है कि एक आम जनता जो अपने आप के वोटिंग के लिए बाहर निकलती है, यहाँ मुद्दा ये होता है पानी, सड़क, परेशानियां। लेकिन वो जीत के बाद में पता चलता है अचानक जो है वो पार्षद ही या जो भी अध्यक्ष होता है वो सीधे बदल कर किसी और पार्टी में चला जाता है, और जाहिर सी बात है 5 साल तक जनता जो है कुछ कर नहीं पाएगी। अच्छा, उनका कहना ये है कि जो सत्ता में पार्टी है उसके पास फंड्स है, इसलिए हम उनके पास गए। तो आप पहले ही चले जाते टिकट से, और जीतने के बाद क्यों गए आप? इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा अब आ रहा है कि आपने जिस तरीके से आकोटा की बात की, एमआईएम की, यहाँ कांग्रेस की बात की, तो ये इस तरह के पहले कोई मौके नहीं है। इससे पहले कई बार हमने देखा है कि राजस्थान, अहमदाबाद, मेघालय, त्रिपुरा, ऐसे मैं कई स्टेट्स बता सकता हूँ जहां पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने फायदों के लिए एक दूसरे को या तो खुल के समर्थन किया या कई बार खुलकर नहीं भी किया है, तो पीछे से एक दूसरे को सपोर्ट करके बंदरबांट की है। यानी कि इसके अंदर जो जनता है वो बेचारी समझ ही नहीं पाती है कि भरोसा करे तो किससे करे। एक तरफ एजेंसीज अपना काम कर रही है, एक तरफ पार्टी के जो लीडर है वो बिक जाते हैं। कब कौन कितने में बिक जाए, कौन कितने में लेट जाए, ये जनता समझ ही नहीं पा रही। वो भी कंफ्यूज है, वो उसको लगता है कि पता नहीं अब जो हो रहा है बस ठीक हो रहा है। ये मदारी वाला खेल है। अब मार जो है वो बंदर खा रहा है और माल जो है मदारी खा रहा है। तो इसमें सारे ही बेचारे उलझे हुए, समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार दुनिया किस दिशा में, या खास करके हमारा राज्य, हमारा राष्ट्र किस दिशा में जाएगा। राइट सर, राइट सर। नहीं, मैं राकेश सर, देखिए ये तो है, माया का तो बहुत जबरदस्त खेल है, और अब बीजेपी के पास इतनी माया है किसी के पास नहीं। और कह रहे थे, मैं जो अभी बात कर रहे थे शशि जी, मैं भी देख रहा था वो गोदी मीडिया का, मुझे उत्कंठा थी कि देखूं आखिर बोलते क्या है। मैंने एकनाथ शिंदे को भी पूरा सुना इंटरव्यू, और साथ में देवेंद्र फडणवीस को भी सुना कि वो बड़े दलीलें देते कैसे 35 सांसद निर्विरोध चुनकर आए थे, ऐसा उन्होंने कहा। सांसद, अरे हुजूर ठीक है, लेकिन आप अपने सूबे में जो है सारी, और हमारा तो है, वो हमारा भी राज्य में एक सांसद थे जो बैठ गए थे अंतिम वक्त में, अक्षय कांति बम चले ही गए थे, कैसा उन्होंने बम फोड़ दिया था कांग्रेस को। सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो सारा है, ये मतलब अब आपको येन केन प्रकारेण कैसे भी, और फिर वहां इतना बड़ा, और ये भी एक निकलता है राकेश सर, कि वो कॉरपोरेटर, वहां तो महानगर पालिकाओं का बजट इतना है कि राज्यों से कई कई गुना अधिक बजट है, तो सारा का सारा वही सब कुछ की, और फिर कोई कुछ संभाल नहीं पा रहा है। बीजेपी यदि अराजक हो गई है, तो बाकी जिन दलों को, अपने लोगों को संभालना चाहिए। वो कहना कि आपका बैठने में नीचे से कुर्सी खींच लेगा, और आपको पता ही नहीं 12 पार्षद आपके भी निकल गए, सब शांति, सब कुछ है, और बाद में फिर आप नोटिस, और सब एक नोट आपका भी सब। संजीव जी, देखिए, ये अब अमित शाह का महाराष्ट्र तो नहीं है, ये धनंजय जी का महाराष्ट्र है। और यहाँ पर जो भी कुछ होता है महान होता है। और आप ये मानकर अगर किसी भ्रम में है कि ये सब अमित शाह की मर्जी से नहीं हो रहा है या ऊपर वालों की मर्जी से नहीं हो रहा है, तो गलत फहमी में है। ये सब नीचे से नीचे स्तर पर जहां तक नीचे जा सकते हैं और जितनी अनैतिकता से जा सकते हैं वो सब करके देख रहे हैं। इनको हर जिले में ये अलग प्रयोग करेंगे, लेकिन सत्ता में रहना है। खरीद के लो, मिल के रहो, कांग्रेस से मिलो, चाहे ओबीसी से मिलो, किसी से भी मिलो, सत्ता अपने हाथ में रहनी चाहिए। और जहां तक सवाल है कि भविष्य के जो चुनाव को देखते हुए ये सब गठजोड़ हो रहे हैं, ये हकीकत है। शशि जी इसमें ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जितनी भी स्थानीय निकाय हैं, चाहे वो किसी जिले की हो, चाहे खुद मुंबई की हो, उनमें निश्चित तौर पर कारपोरेटर एक जागीरदार की तरह होता है।
हमारे मध्य प्रदेश के कारपोरेटर्स पे इतना पैसा नहीं होता, इतनी ताकत नहीं होती। देख रहा था मैं, वो कह रहे थे, देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे उस इंटरव्यू में कि भाई हमारे यहाँ जो बिल्डिंग परमिशन है बड़ा भारी भ्रष्टाचार होता है, और हर क्षेत्र में कहीं छुपा हुआ नहीं। मतलब अगर राज्य का मुख्यमंत्री, दूसरी बार बना हुआ मुख्यमंत्री है कि भारी भ्रष्टाचार होता है, तो लानत है ना। आपके पास तो सब कुछ है। अगर दूसरे दल की अगर सरकार है तो आपकी तो एंटी करप्शन ब्यूरो है ना सर। नहीं, देखिए संजीव जी, ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो जो होता है, ये तो एक डुगडुगी है। देवेंद्र फडणवीस साहब भी नीचे से ऊपर आए, उन्हें मालूम है कि अगर बिल्डिंग परमिशन का रास्ता बंद कर दिया जाए तो भूखों मर जाएगा नेता। वो ना पार्टी चला पाएगा, ना मोहल्ले में नेतागिरी कर पाएगा। तो बिल्डिंग परमिशन हो, बार का लाइसेंस हो, छोटे मोटे ठेके हो, ये सब होते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ बजट बड़े हैं तो नेताओं के दिल भी बड़े हैं। आप कभी यहाँ पर गणेश उत्सव जब होता है महाराष्ट्र का, एक एक पार्षद का जो गणेश होता है वो पता चला 50-50 किलो का सोना पहन के रहता है, वो सब सोना पार्षद जी का होता है। तो वहां उस भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में बदल दिया गया है, और ये शिष्टाचार कोई दूर नहीं कर पाएगा, ना कांग्रेस ना भाजपा। लेकिन अब बात है राजनीति की, तो राजनीति में यह है कि जनता को क्या मिल रहा है। जनता को इसमें ठेंगा मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। लूटमार निरंतर जारी है और वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दुख की बात यह है कि उस पर कहीं ब्रेक नहीं लग रहा है। और स्थानीय निकाय के चुनाव में जो जितना मजबूत हो जाएगा, वो विधानसभा के चुनाव में उतनी ज्यादा बार्गेनिंग पावर अपने पास ले लेगा। क्योंकि हर पार्षद का सपना है कि आगे विधायक बने, फिर मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने। तो ठीक है, महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसको लेकर के बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं। आप टिप्पणी एक और कर दीजिएगा, एक लाइन और चाहूंगा कि जो वहां भी चल रहा है, मैं देखिए जैसे अभी कहा कि वो जो शरद अपने माफ कीजिएगा अजीत दादा पवार एक दूसरे से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। मतलब बीजेपी को लग हम पीछा छुड़ाने, ये जो हमको हर्डल्स पैदा कर रहे हैं, हम तो चला लेंगे केंद्र में सरकार भी, एकनाथ शिंदे के 7-8-10 नहीं होंगे तो नहीं होंगे, जोड़ तोड़ हो जाएगी। वो उनसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। एक ना अपना पवार जो है अजीत पवार, वो इनसे पीछा, ऐसा भी कुछ स्थितियां लग रही है शायद। आप एक लाइन में स्थिति इन सबकी ये है कि भईगत सांप से चुनर केरी। आपने चक्की पीसने वालों को सत्ता में शामिल कर लिया और उनकी ताकत में कहीं कोई कमी नहीं आई। वो सत्ता के बाहर भी निकल जाए तो आपकी पिटाई करवा सकते हैं। तो इसलिए सब एक दूसरे से भयभीत है, आतंकित है, लेकिन छोड़ कोई किसी को नहीं रहा, वो छोड़ेगा भी नहीं। जी राइट। मैं आप ही से सवाल शुरू करता हूँ, आपसे करके मैं धनंजय जी पे खत्म करूंगा। जो मैंने बात की अभी, अमर्त्य सेन जी की बात हो रही थी, और हम इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कई कोणों से, अलग अलग कोणों से हमने बात की है कि क्या कुछ नहीं हो रहा है। और मैंने जो हेडलाइन है मेरा कि आज टीएन शेषन की आत्मा तो जरूर बेहद बेहद दुखी होगी। वो क्या मतलब कहां ले जाके खड़ा किया और आज कहां खड़ा हुआ, और क्या क्या गंदगी यदि है उसमें, सत्ता भी शामिल है, विपक्ष को भी उसमें हम कम दोष नहीं दे सकते, उसका भी अपनी कहीं जो एक लेत लाई रही, आज जागे हो तो जागे हो। लेकिन कहां से कहां, मैं कुछ दिखाता हूं। देखिए जो मैं बात कर रहा था, देश का सबसे बड़ा जो मैं अखबार है दैनिक भास्कर, एक ये पहले इसका हेड ये देखिए, ये तो पूरा का पूरा वो है, इसको देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा और ये सारा है, ये सारा आज का ये है, और उसकी जो सबसे खास है ये, इसको देखिएगा, ये है सबसे खास। ये इस तरफ है आपको कि नोबेल विजेता अमर सेन को नोटिस, और फिर यहाँ ये कटाक्ष है। मुझे लगा कि इस पे बात होनी चाहिए कि राष्ट्रपिता तो ठीक है, आप भारतीय हैं, क्या ये साबित कर सकते हैं। मतलब आज ये जिंदा होती, मतलब ये बहुत अच्छा कटाक्ष लगा। और सचमुच में जो हम देख या पा रहे हैं, जो हमारे सारे पैनलिस्ट हैं, कि आपको करना है। एक दौर था भाई, हमने पहले भी, कल भी हम ये बात कर रहे थे, कितने करोड़, 3 करोड़ वोट कट गए हैं उत्तर प्रदेश में। अभी ममता बनर्जी को आपने सुना, वहां वो अपना ठोक नहीं दावा, 65 लाख वोट काट दिए थे आपने एसआईआर के नाम पे। बिहार में हर तरफ ये चल रहा है। और फिर ये जो अद्यतन होना सूचियों का, तो बहुत लंबे वक्त से, और एसआईआर पहले भी हुआ है। हमने बात की थी, जो हमारी मध्य प्रदेश से आने वाले देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके एक सीनियर आईएएस जो रिटायर्ड अफसर हैं, ओपी रावत साहब ने कहा था, नहीं वक्त होती है, चीजें होती। अब आपको लगा तो आपने उत्तर प्रदेश में समय बढ़ाया, यहां बढ़ाया, वहां बढ़ाया, बावजूद इसके। और फिर ये सारा कुछ कि अमर्त्य सेन जी हो, हमने देखा था वो कि जो मोहम्मद शमी, उनके भाई, अलग अलग, ये तो इसलिए हाईलाइट हो गए, बड़े नाम है, लेकिन यही सब कुछ चल रहा है। कहाँ ये जो मैंने कहा कि कहते होंगे गांधी जी के भी मुंह से जो हाईराम निकला, तो आज हाईराम वाले तो हालात ही सबका इसी प्रतिक्रिया। पहले आपकी राकेश जी, ये जो देखा आपने, मुझे लगा था इस पे करना चाहिए। हालांकि इन पे ऐसे लोग, आप कितना पानी डालिए, चिकने खड़े हैं, पानी इसका कोई असर होता नहीं है।
नहीं, ये चिकने घड़े हैं, थाली के बैंगन है, ये बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो चित पावनों की टोली है, ये पूरे देश की संस्कृति को, सभ्यता को, परंपराओं को, नैतिकताओं को बिल्कुल चूना लगा के और जमीन में गाड़ देना चाहती है, हिंद महासागर में फेंक देना चाहती है। एसआईआर के नाम पर जो कुछ इस देश में हो रहा है, उससे साफ जाहिर है कि जो मताधिकार जो संविधान ने यहाँ पैदा होने वाले हर आदमी को दिया है, आप उससे छीन रहे हैं। यानी या तो इतनी 3-3 करोड़ वोटर कम हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप धांधली 14 साल से कर रहे हैं। और या फिर ये होता है कि हमारे यहाँ तो हर साल 18 साल का नया लड़का होगा, वो नया वोटर बनेगा, तो संख्या आपकी बढ़नी चाहिए, कटनी नहीं चाहिए। लेकिन वो यहाँ उल्टा हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ये जो चितपावनों की टोली है, जो कि नागपुर से संचालित होती है, उसे लगता है कि इस देश में रहने वाले बाकी के जितने भी लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब बाहरी लोग हैं, केवल हम यहाँ के मालिक हैं और हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। हम जिसको चाहेंगे उसको नागरिक मानेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं मानेंगे। और दुर्भाग्य ये है कि इस खेल में हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत भी मूक दर्शक बन के बैठी है, या उसमें कहीं से वो शामिल हो गई है। अन्यथा इस पे ब्रेक लगना चाहिए था। अमृत सेन से आप नोटिस देके पूछेंगे कि आप हिंदुस्तानी हैं कि नहीं है, या मुझसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, तो शर्म की बात है, लज्जा की बात है। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे इकबाल सर आप? संजीव जी, देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ओवरऑल आज जो जांच एजेंसी की हम बात करते हैं, वो सबसे बड़ा कोर्ट नहीं, आज का प्राइम टाइम है वो जांच एजेंसी से बड़ा। सबसे बड़ी चीज है, वो फैसला करता है क्या करना है, कैसे करना है। और रही आपने जिस तरह बात की इलेक्शन कमीशन की, और आपने भी कटाक्ष दिखाया कि बापू होते तो मैं भी ये कहता हूं कि अगर आपने कोई सवाल उठाया इलेक्शन कमीशन पे, तो कल आपको ईडी या आईटी आ गई तो आप सोच करके बात करिए। मतलब आप किसी भी तरीके से सरकार पर कोई भी बात नहीं कर सकते हो। अभी जो इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं, जो राजनेता कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शंस में ये दुश्मन होते हैं, बाद में ये जाकर के रूममेट बन जाते हैं जीत के बाद के अंदर। जनता आइडियोलॉजिकली वोट देती है, और ये गणित एरिथमेटिक जाकर के वो गणित लगाते हैं। और जनता वोट देती है कि ये जो है सेक्युलर है, या जनता वोट देती है कि तो उसके बाद में वो एरिथमेटिक तरीके से वो नहीं है, दोनों मिल जाते हैं बाद में आपस में, सीधी बात है। नहीं, वो सनातनी तो ठीक है। देखिए, मेन जो है ना, पावर पोस्टर अलग होते हैं, लेकिन आप देखोगे ना, पावर टेबल जाकर के एक ही होता है संजीव। तो ये हम और आप जो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन, लेकिन ये बात कंफर्म है पिछले 2014 के बाद कि जो गणित बिठाया गया है उसी में सभी को चलना है और सभी को मानना है। अब ये जनता है बेचारी, कुछ भी कर ले, उसके अंदर कुछ होना मुझे फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। अब ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या जिस तरीके से जो छापा गिरा है, तो क्या ये ममता बनर्जी को भी अरेस्ट करने की तैयारियां है इसके अंदर? ये सबसे बड़ा प्रश्न मुझे अभी नजर आ रहा है कि एसआईआर तो सुनिए, वो बर्र का छत्ता है, वहां हाथ डालना अपने आप में खतरनाक है, और ये सब करें, मुझे भी उम्मीद नहीं सर, ये जो है ना, देखिए, आप पिछले दिनों जिस तरीके से आप देखा बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कलकत्ता भी ये पहले से ये भूमिका बनाएंगे, और बाद में आपको बताएंगे कि सारे घुसपैठिए जो थे उन्होंने वोट किया, वो चले गए। मतलब अब यही होगा, दूसरा तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है संजीव जी। ठीक। शशि सर, आपकी टिप्पणी पर मैं समाप्त करूंगा। धनंजय जी, मैंने जो कहा कि वो बापू वाला कि हे राम हाय राम, ये तो क्या, ये चल क्या रहा है, इस तरीके का जवाब। बिल्कुल सही बात है। और ये इसमें ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं है अमर्त्य सेन को नोटिस देते समय किसको नोटिस दे रहे हैं। ये इतनी तो अक्ल है कि नोटिस दे रहे हैं, लेकिन अमर्त्य सेन को इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये सर्व का सत्ता जो है, इनका ओवरऑल आईक्यू लेवल बहुत नीचे है। और आईक्यू लेवल जब नीचे होता है तो आपके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो सोचने समझने वाले लोगों को भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो आप सोचना बंद कीजिए, दिमाग मत चलाइए। जो भी करना है हम सोचेंगे, आपको नहीं सोचना। तो जो राकेश जी ने शब्द इस्तेमाल किया, ये चितपावनों की जो टोली है, तो हमारे पिछले 1000-2000 साल का इतिहास भी यही बताता है कि सोचने का ठेका चितपावनों के पास है। बाकी लोग सोचेंगे नहीं, बाकी लोगों को बोलना नहीं है, और जो भी सोचेगा उसको इसी तरह से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो ये सोची समझी चाल है उनकी।